हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। आज इस क्रैश कोर्स सीरीज में हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे पोअम अमेंडा। ये पोअम एक ऐसी लड़की के बारे में है जो हर समय अपने ख्यालों में मस्त रहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है हर समय उसे या तो डांटते रहेंगे या रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, कुछ ना कुछ हर समय समझाते ही रहेंगे। इसका कारण ये है कि अमेंडा जो है अब अपने बचपन से निकलकर, कि बचपन यानी ऐसा समय जहां आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, हर समय आप खेलते कूदते रहते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप पर नहीं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सीखनी ही पड़ती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें हमारे पेरेंट्स ही सिखाते हैं। ऐसा ही कुछ अमेंडा के साथ भी हो रहा है। अमेंडा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है उसके पेरेंट्स भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और किस तरीके से सोसाइटी में रहना चाहिए ये सब सिखाते जा रहे हैं, और इसी वजह से अमेंडा बार बार डांट भी खाती है। अब यहाँ पर अमेंडा के भी इंटेंशंस अच्छे हैं, पेरेंट्स के भी इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन पेरेंट्स से सिखाने का काम जिस तरीके से करते हैं शायद वो तरीका उतना सही नहीं है। तो उसी बारे में जानेंगे हम इस पोएम में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी ये पोएम, लेकिन इससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए सीखते हैं हमारी पोएम अमेंडा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये पोएम अमेंडा, जिसे लिखा है रॉबिन मैकॉक क्लाइन ने, और सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से अमेंडा जो धीरे धीरे अब टीनेज की तरफ बढ़ रही हैं, कैसे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो भार है एक के बाद एक बढ़ता चला जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले स्टैंजा से। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि अमेंडा नाम के आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। वाई दिस एक्सक्लेमेशन मार्क? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन मार्क एक एक्सप्रेशन को शो करता है कि हम अमेंडा नहीं कह के बुला रहे हैं, हम कह रहे हैं अमेंडा। तो मतलब जब भी अमेंडा वर्ड आ रहा है इस पूरी पोएम में, तो वो सिर्फ अमेंडा नहीं है, वो है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। यानी एक डांटने वाली जो टोन होती है हमारे पेरेंट्स की, वही है। एक चीज और बता दूं, इस पूरी पोएम में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि अमेंडा को जो इंसान डांट रहा है वो उसकी मदर है या फादर है। यूजुअली बच्चे या बाकी लोग भी अपने आप से ही सोच लेते हैं कि मम्मी ही डांट रही होगी। इनफैक्ट ये जो आप मेरी स्लाइड का बैकग्राउंड भी देख रहे हैं उसमें मम्मी ही डांटते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जब मैंने इमेजेस सर्च भी की कहीं भी देखा तो कहीं पर भी पापा नजर नहीं आए। बट द ट्रूथ इज कि इस पोएम के अंदर कहीं ये मेंशन नहीं है कि मम्मी डांट रही है। मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, और दोनों साथ भी हो सकते हैं कि वन बाय वन डांट रहे हो। तो मेक श्योर आप कहीं पर भी मदर स्पेसिफिकली मेंशन ना करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस फर्स्ट स्टैंजा में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं अमेंडा को वो ये है कि अपने नाखून मत चबाओ अमेंडा, ये एक गलत आदत है। अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को ऐसे हंच करके मत बैठो। हंच का मतलब है ऐसे आलसी तौर पे, और अपन एकदम ये जो पोस्चर होता है ना कि नाखून चबा रहे हैं, एकदम आलस भरे शरीर के साथ बैठे हुए हैं, उस तरीके से मत बिहेव करो अमेंडा। और इस तरीके से स्लाउच होकर, अगेन स्लाउच भी क्या होता है, एकदम आलसीपन दिखाना शरीर में, कि जैसे सोफा पे पड़े रहते हैं, चेयर पर भी बैठे हैं तो एकदम सुस्ताए हुए से पड़े हुए हैं, तो ये पूरा बॉडी पोस्चर जो है वो स्लाउच कहलाता है। तो पेरेंट्स डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके से मत बैठो अमेंडा, ढंग से तरीके से बैठो, सिट अप स्ट्रेट, प्रॉपरली चेयर पर जिस तरीके से स्ट्रेट बैठा जाता है वैसे बैठो। लेकिन जब अमेंडा को उसके पेरेंट्स इस तरह से डांट रहे हैं तो क्या अमेंडा अपने पेरेंट्स को सुन रही है? नहीं, इनफैक्ट अमेंडा अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई है और अपने आप को उस दुनिया के अंदर इमेजिन कर रही है। जो उसका पहला सपना है वो क्या है, वो हमें पता चलेगा स्टैंजा 2 से। इस स्टैंजा 2 को समझने से पहले आप 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जान लीजिए। सबसे पहले तो ये कि इस स्टैंजा को विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट्स क्या दर्शाते हैं कि ये जो सेंटेंसेस जो हैं उनका जो मीनिंग है, बेसिकली ये अमेंडा बोल नहीं रही है, इनफैक्ट इमेजिन कर रही है। दूसरा, जब पेरेंट्स डांट रहे हैं तो उसी समय
अमेंडा अपने खुद के सपनों की दुनिया में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है और अमेंडा की सोच को ब्रैकेट्स में क्यों दिखाया गया है या फिर पैरेंथेसिस में क्यों दिखाया गया है। तो आप यही लिखेंगे बिकॉज शी इज इमेजिनिंग समथिंग, शी इज इन हर ओन ड्रीम वर्ल्ड। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला ड्रीम या पहला इमेजिनेशन जो है अमेंडा का वो क्या है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स्ड, एकदम काम। एमरल्ड सी का मतलब होता है, एमरल्ड का मतलब होता है पन्ना, एक हरे रंग का स्टोन होता है। ठीक है, तो यानी जो समंदर है बहुत ही हरा है, ग्रीन है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट का मतलब है रेजिडेंट या रहने वाला। अ मरमेड, मरमेड होती है जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली का मतलब है एकदम शांति से आराम से बहते हुए होना। तो यहाँ अपने आप को अमेंडा एक मरमेड के तौर पे इमेजिन कर रही है, जलपरी के तौर पे इमेजिन कर रही है, समंदर के इस एमरल्ड सी के एक लहर पर बैठी हुई है। शी इज सिटिंग ऑन अ वेव ऑफ दिस एमरल्ड सी एंड everything around her is so calm, so relaxed. It is so peaceful. Why it is so peaceful? Because she is the only inhabitant here. कि अमेंडा के अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। She is the only inhabitant here and that's why she is feeling so relaxed, she is feeling so calm and she is feeling so free. इस वर्ड को याद रखिए, free. Freedom is a key word in this poem. अमेंडा हर समय फ्री होना चाहती है। और क्यों चाहती है वो ऐसे? क्योंकि वो कुछ भी करती है ना तो हर समय उसके पेरेंट्स उसे परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। वो कुछ भी करेगी तो उसके पेरेंट्स बोलतेंगे कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, वैसे नहीं करो, ऐसे करो। तो अमेंडा को हर समय वो कांस्टेंट नैगिंग जो होती है वो नहीं चाहिए। इसीलिए वो एक ऐसी दुनिया में चले जाना चाहती है जहां उसे डिस्टर्ब करने वाला कोई भी ना हो। इसीलिए वो अपने आप को एक ऐसी दुनिया में इमेजिन करती है जहां उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं रहता हो। ठीक है, तो पहला जो इमेजिनेशन है अमेंडा का वो है अपने आप को एक मरमेड के तौर पे इमेजिन करना। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, ये जो मरमेड है या जलपरी है, ये जो डिज्नी प्रिंसेस होती हैं उन्हीं में से एक प्रिंसेस है मरमेड, जिसका नाम है एरियल। तो उस तौर पे अपने आप को इमेजिन करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। अगेन पेरेंट्स फिर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस बार? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया क्या अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? अपना रूम साफ कर लिया अमेंडा तुमने? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमेंडा, याद है कि नहीं? तो यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पेरेंट्स अब धीरे धीरे अमेंडा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं कि अपना काम खुद से करना शुरू कर दो अमेंडा, हमेशा हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। तो ये सिखाया तो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन हर वक्त डांट कर डपट कर जो सिखाया जा रहा है शायद वो तरीका अमेंडा को पसंद नहीं आ रहा। और अमेंडा जो अभी तक एकदम चिल तरीके से रही है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर जब नहीं रही है, अचानक से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब उस पर आ रही हैं तो अमेंडा के पास और कोई चारा नहीं बचता है और वो फिर से चले जाती है अपनी ड्रीम वर्ल्ड में। तो जब पेरेंट्स होमवर्क और रूम को, जूतों को साफ करने की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे अमेंडा क्या इमेजिन कर रही है? I am an orphan roaming the streets. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. अब यहाँ अमेंडा अपने आप को एक ऑर्फन के तौर पे इमेजिन करती है। ऑर्फन का मतलब क्या है? अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते। अब कोई भी बच्चा हो वो अपने आप को अपने पेरेंट्स के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकता। उसे उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ, आई एम श्योर आप भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे वीक मोमेंट्स होते हैं जहां हम ये सोचते हैं कि क्या है, जब देखो ये पेरेंट्स हमें डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं, उफ इससे अच्छा तो ये ना ही होते। ये हमारे मन की एक मोमेंटरी बात होती है क्योंकि हमें आजाद रहना बहुत पसंद है कि अगर पेरेंट्स नहीं होते ना तो हम कितने आजाद होते। इस समय अमेंडा को इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो ये समझ सके कि अगर उसके पेरेंट्स नहीं होंगे तो एक्चुअल में वो कितनी प्रॉब्लम्स में फंस सकती है ना?
तो यहाँ पर अमेंडा अपने आप को एक अनाथ के तौर पे इमेजिन करती है कि मैं अनाथ होती काश, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, और एकदम मजे से बिना किसी रोक टोक के जहां चाहती वहीं सड़क पर घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और जो धूल जमी रहती है उस धूल पर अपने नंगे पैरों से कोई ना कोई पैटर्न ड्रॉ करती रहती। इसमें बहुत मजा भी आता है। आपने भी ऐसा किया है क्या कि कई बार गाड़ी जो होती है उसके जो विंडोज होते हैं उस पर इतनी धूल जमी होती है और फिर उस पर अपना नाम लिखना, अलग अलग डिजाइन ड्रॉ करना, बड़ा मजा आता है उसमें। तो ऐसा ही कुछ अमेंडा भी करना चाह रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, और इस समय की जो साइलेंस है ना, कि उसके आसपास और कोई नहीं है, शी इज ऑल अलोन एंड शी इज फीलिंग एज इफ शी इज फ्री। वो फ्रीडम को सेंस कर रही है इस टाइम पे। तो ये जो फ्रीडम उसको फील हो रही है ना, ये बिल्कुल कह रही है कि ये जो साइलेंस है वो एकदम गोल्डन है, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, इट इज सो स्वीट टू हैव नो वन अराउंड। तो यहाँ अमेंडा, चूंकि उस पर अचानक से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ आ रहा है, उसको ये फील हो रहा है कि काश कोई नहीं होता मेरे आसपास, काश मैं एक अनाथ होती, अपनी मन मर्जी का करती और फिर मैं बहुत इंजॉय करती। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताती हूँ, ऑल्दो अमेंडा जो सोच रही है वो थोड़ा सा इमेच्योर है, लेकिन फिर भी ये सोचने पर वो क्यों मजबूर हो गई? क्यों अमेंडा अपने आप को ऑर्फन के तौर पे सोचने पर मजबूर हो गई, जबकि कोई भी बच्चा अपने आप को बिना पेरेंट्स के इमेजिन नहीं कर सकता है? क्योंकि पेरेंट्स जो कर रहे हैं ना, जो सिखा रहे हैं अमेंडा को, वो सिखा बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि एक बच्ची जो अभी तक एकदम बचपन में थी, अभी तक उस पर कोई टेंशन या अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भार नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही दिन में उसको सिखा देनी चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को भी सीखने की जरूरत है कि बच्चों को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो धीरे धीरे उन्हें सिखाइए। एक ही दिन में, एक ही रात में उन्हें परफेक्ट बनाने के लिए मत प्रेशर कीजिए, उन्हें परफेक्ट बनाने पर जोर मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करके वो अपने ही बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे धीरे धीरे ही समझ पाते हैं, अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टेस्ट चखा नहीं है, तो एक बार में ही इस टेस्ट को उनके मुंह में ठूसने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे उसका स्वाद दीजिए। ठीक है, तो हमारा स्टेंजा 4 भी कंप्लीट होता है बेटा। अब देखते हैं कि आगे अमेंडा की मदर, उसके फादर उसे और क्या सिखा रहे हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब यहाँ पर जो है पेरेंट्स को आ गया है थोड़ा सा और ज्यादा ताव। क्यों? यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो तुम ये जो चॉकलेट्स खा रही हो ना, बंद करो। याद है तुम्हें पिंपल्स निकल आए थे? एक्नी का मतलब होता है चेहरे पे पिंपल्स निकल आना या दाग धब्बे हो जाना, भी एक्नी का ही एक रूप होता है। कि याद है पिछली बार तुमने इतनी चॉकलेट्स खाई थी कि चेहरे पर पिंपल्स निकल आए थे, दाग धब्बे पड़ गए थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अमेंडा तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है, ध्यान ही नहीं दे रही है कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। तो सिंस वो ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की तरफ देख भी नहीं रही है कि इधर पेरेंट्स चिल्लाए जा रहे हैं और वो एकदम अपने ही ख्यालों में, मैं मर्मेड होती, मैं ऑर्फन होती, कितनी आजाद होती, अपने ही ख्यालों में मस्त है। तो जब पेरेंट्स ने नोटिस करा कि हद हो गई, हम इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है कि हमारी तरफ देख तक नहीं रही, तो भैया और ज्यादा गुस्सा आ गया। क्या कहते हैं कि जब हम तुमसे बात कर रहे हैं, हमारी तरफ देखो। ये एक अटेंशन भी चाहिए होती है अपनी तरफ, कि जब कोई इंसान जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जब वो इंसान हमारी तरफ देखता नहीं है तो हम काफी इग्नोरेंट सा फील करते हैं, एज इफ कि वो इंसान हमारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा। तो जब पेरेंट्स को भी ये लगता है ना उनके बच्चे उनको सीरियसली नहीं ले रहे, तो उनको ताव ना और मतलब पारा और चढ़ जाता है। तो यहाँ पर अमेंडा के पेरेंट्स का भी पारा और चढ़ गया, लेकिन हमारी अमेंडा को कोई फर्क नहीं पैंदा। वो अभी तीसरे ख्याल में जा चुकी है, और ये तीसरा ख्याल क्या है? अपने आप को एक प्रिंसेस समझना। और इस वक्त वो अपने आप को कौन सी प्रिंसेस समझ रही है? रपंजल। आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? पीसफुल, एकदम शांति। तो अपने आप को जब रेपेंजल वो इमेजिन करती है, तो मे बी आप लोगों को रेपेंजल की स्टोरी नहीं पता, मैं जल्दी से बता देती हूँ कि रेपेंजल बेसिकली एक प्रिंसेस थी, और उसके जो बाल थे वो गोल्डन थे, और उसके बालों में एक मैजिकल पावर थी।
इसीलिए जब वो बहुत छोटी थी तो एक विच या जादूगरनी उसको किडनैप करके ले आती है और अपने साथ एक टावर में रखती है। टावर के एकदम ऊपर वाले रूम में उसको रखती है। उसे ना किसी से मिलने देती है, ना ही उसके बारे में किसी को पता चलने देती है। ठीक है। और रपुंज़ल के हेयर बड़े होते चले जाते हैं, लंबे होते चले जाते हैं और बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और उन्हीं बालों की रस्सी बना के ही जादूगरनी उस टावर में आना जाना करती है। तो एक्चुअल में रपुंज़ल के तो जो मन में एक इच्छा उठती थी वो थी कि बाहर जाना, इस रूम के, इस टावर के बाहर निकलना, बाहरी दुनिया को देखना, लोगों से मिलना। लेकिन ये बात हमारी अमेंडा को नहीं पता। अमेंडा तो सिर्फ रपुंज़ल के बारे में क्या जानती है कि रपुंज़ल एकदम दुनिया से अलग उस टावर के सबसे ऊपर वाले कमरे में अकेले रहती थी। वाओ, कितना फ्री थी वो, कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। और अगर मैं रपुंज़ल की जगह होती तो मैं तो अपने बालों को रस्सी के तौर पे खिड़की से बाहर नहीं फेंकती। अब यहाँ पर रपुंज़ल, जैसे मैंने बताया कि वो खिड़की से बाहर अपने बालों को फेंकती थी, तो उसी बालों की रस्सी बना के जादूगरनी या कोई और भी जो रूम में उस कमरे में आना जाना करना चाहता था, तो वो बाल ही एकमात्र साधन था। अमेंडा कहती है कि मैं तो कभी भी अपने बालों को बाहर नहीं फेंकती, मैं तो वहां अकेले ही रहती। अगेन यहाँ पर जो पेरेंट्स कांस्टेंट नैगिंग कर रहे हैं, अमेंडा के पीछे पड़े हुए हैं, उसी की वजह से अमेंडा एक बार फिर से अपने आप को एक ऐसी जगह इमेजिन करती है जहां कोई और नहीं आ सके और वो एकदम शांति से अपनी लाइफ जिए, अपनी ड्रीम वर्ल्ड में जिए और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद हमारी पेरेंट्स क्या कहते हैं अमेंडा को? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सल्किंग? कह सकते हैं मुंह फुला लेना, कि एकदम मुंह फुला लेना नाराज होके। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। मूडी का मतलब ये होता है कि जो अपने मूड को लेकर स्टेबल नहीं होता, कभी खुश है, कभी उदास है, कभी गुस्सा आ गया, राइट? एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अगेन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो कह रहे हैं कि मुंह फुलाना बंद करो अमेंडा, तुम हमेशा से ही बहुत मूडी रही हो, कभी तुम्हारा बिहेवियर कुछ हो जाता है, कभी तुम्हारा बिहेवियर कुछ हो जाता है। अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि हम तुम्हें बहुत डांटते हैं अमेंडा। यानी सोसाइटी के लोग अगर तुम्हें देखेंगे, तुम्हारा मुंह फुलाया हुआ चेहरा देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि हम तुम्हें अच्छे से नहीं पाल रहे हैं, हम तुम्हें ढंग से नहीं रखते हैं, हम तुम्हें हमेशा नैग करते रहते हैं या डांटते रहते हैं या पीछे पड़े रहते हैं। दुनिया ये सोचेगी। तो एक तो ये वाला स्टैंजा और एक वो स्टैंजा जिसमें एक्ने के बारे में बात हुई थी, स्टैंजा नंबर 5 है आई थिंक। इन दोनों ही स्टैंजास के अंदर एक जो चीज दिखाई गई है वो ये कि सोसाइटी का कितना प्रेशर रहता है बच्चों पर कि उन्हें चॉकलेट्स नहीं खाना है, पिंपल निकल आएंगे। अब हेल्थ वाइज तो ये बिल्कुल सही बात है, पिंपल नहीं आने चाहिए, लेकिन वो जो दाग धब्बे रह जाएंगे या ये जो है ना कि आप दिखने में कैसे रह जाते हो, उस पॉइंट को भी दर्शाता है वो कि भाई दुनिया क्या कहेगी कि देखो दिखने में अच्छी नहीं है। इट मीन्स यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल, यू मस्ट बी ब्यूटीफुल, ताकि लोग तुम्हारे लिए कुछ कह ना दे। ठीक है, तो आपको सुंदर दिखना है। सिर्फ हेल्थ के लिए अगर कहा जाता कि ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा, वहां तक ठीक है, लेकिन सोसाइटी क्या कहेगी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बेटा ऐसा मत कर, बेटा वैसा मत कर, पढ़ ले वरना वो चाचा जी क्या बोलेंगे या वो ताऊ जी क्या बोलेंगे या कोई बुआ या मासी क्या बोलेगी, ये बहुत गलत बात होती है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों से मार्क्स की भी उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो मार्क्स की उम्मीद इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब कोई दूसरा तीसरा पर्सन पूछेगा तब हम उसे क्या जवाब देंगे। तो ये इंटेंशन जो होती है ना वो गलत है ना? तो वही इंटेंशन के बारे में इस फॉर्म में बताया गया है कि अगर बच्चे को सुधारना है तो वो बिल्कुल ठीक है, सुधारो, लेकिन उस बच्चे को सुधारो उस बच्चे के लिए, ताकि वो एक बेहतर इंसान बने, ना कि इसलिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। मतलब अगर 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे तो बच्चा चाहे एकदम गुंडा बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या ऐसा कुछ? तो ये बिल्कुल सही इंटेंशन नहीं होता। तो यहाँ पर कि तुम्हें अच्छे से रहना होगा अमेंडा, वरना लोग कहेंगे कि हम तुम्हें अच्छे से नहीं रहने देते हैं। तो यही थी ये पोएम बेटा। आई एम श्योर इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में भी आ गया होगा और बहुत पसंद भी आया होगा। समझते हैं इस पोएम की थीम को। इस पोएम की थीम है चाइल्डहुड इनोसेंस एंड द चैलेंजेस ऑफ मैच्योरिंग, कि जब कोई छोटा बच्चा अपने बचपन के दिनों से धीरे धीरे बाहर निकलकर और जब बड़ा होता जाता है तो किस तरीके से उसे अपने बड़े होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो चैलेंजेस होते हैं उस दौरान
उन्हें फेस करना होता है। इस पोएम में वो चैलेंजेस बताया गया है कि किस तरह से पेरेंट्स जो हैं धीरे-धीरे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने लग जाते हैं बच्चों को, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ उनके ऊपर थोप देने लगते हैं, और इसीलिए बच्चा चूंकि अभी इतना मैच्योर हुआ ही नहीं है कि उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक ही बार में समझ सके, तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है, परेशान होने लग जाता है। तो यही है इस पोएम की थीम। इस पोएम से हमको मैसेज क्या मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं, उनमें अच्छी हैबिट्स हों, गुड हैबिट्स हों, उनको सारे इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं। लेकिन उनका जो इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका होता है ना, वो सिखाना कम होता है और उनके पीछे पड़े रहना ज़्यादा होता है। ये पीछे पड़े रहने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है नैग, नैगिंग, NAG। तो उनके पीछे पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे एक पॉइंट के बाद ना इरिटेट होने लगते हैं। वो अपने पेरेंट्स की बात को सुनना बंद कर देते हैं कि भाई ये मम्मी, ये पापा, इनके पास इनके सामने जाकर तो कुछ करने का मतलब ये है कि ये हमें उपदेश देने लग जाएंगे। नाउ पेरेंट्स नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप 24 घंटे 24/7 अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते हो। आपको अपने बच्चों का साथी भी बनना पड़ेगा कि वो आपसे अपनी बात शेयर कर सकें। अगर आप हर पॉइंट पर उन्हें सिखाने लग जाएंगे, उन्हें परफेक्ट बनाने लग जाएंगे, तो शायद आप अपने बच्चों को खुद से दूर कर देंगे। और यही इस पोएम का मैसेज भी है। अब मैंने कर लिया है अपने आप को दूसरी साइड में शिफ्ट, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं इस कंटेंट के सामने आ रही हूँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। आई एम श्योर अब अच्छे से क्लियर है। अब हम देखते हैं इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम में दो राइम स्कीम है। एक राइम स्कीम तो है जो पेरेंट्स की जो डायलॉग्स है या पेरेंट्स के जो स्टैंजा है ना, उसकी राइम स्कीम है, और दूसरी राइम स्कीम है अमेंडा के ख्यालों की। तो पेरेंट्स जहां बोल रहे हैं वो राइम स्कीम है AABA, AADA, AAFA। और जो वर्ड्स अमेंडा ने बोले हैं या अमेंडा के जो सेंटेंसेस हैं जो विद इन ब्रैकेट्स हैं, वो इमेजिनेशन को उसकी राइम स्कीम है CCC, EEE, GGG। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि ये इस तरीके से राइम स्कीम चल रही है। अब मैं आपको जल्दी से एक चीज और बता देती हूँ। राइम स्कीम आई एम श्योर, वैसे तो मैं आपको कई बार पिछले पोम्स के अंदर अच्छे से समझा चुकी हूँ। राइम स्कीम होता है जब आप स्टैंजा वाइज लाइंस को देखते हो और हर लाइन का जो लास्ट वर्ड देखते हो, तो आपस में वो कौन से वर्ड्स राइम कर रहे हैं या किसका साउंड सेम है। तो जिन वर्ड्स का साउंड सेम होता है, वो सुनने में सिमिलर से लगते हैं, उसे हम सिंगल अल्फाबेट से सिग्निफाई कर देते हैं। तो जैसे अमेंडा, 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 सेम ही साउंड है, ये तो वर्ड भी सेम ही है, तो हमने उसको ए से सिग्निफाई कर दिया। उसके बाद स्ट्रेट है, तो कहीं पर भी स्ट्रेट से राइम करता हुआ कोई दूसरा वर्ड नहीं है, तो उसको हमने सिर्फ बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। और फिर सी, मी, ब्लिसफुली, ये सब ई पर ही एंड हो रहे हैं, मतलब साउंड जो है सुनने में राइमिंग है ये। तो इसीलिए इन सबको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, विच इज सी। और ये हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलते हैं कि पहले ए ही सिग्निफाई करेंगे, फिर बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है राइम स्कीम। अब देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस भी मैं पिछले पोएम्स में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि जब भी कोई स्पीकर या राइटर या कोई भी इंसान पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल तब करता है जब वो अपनी बात को और भी गहरा मीनिंग देना चाहता है, और भी बिगर मीनिंग देना चाहता है, और एक बढ़िया और एक इम्पैक्टफुल अंदाज में अपनी बात को कहना चाहता है। तो दीज आर सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में इस्तेमाल हुई है। हम इसी सीक्वेंस में इनको आगे समझते हैं। सबसे पहले ऑलिट्रेशन, जिसे हम बहुत बार समझ चुके हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टंग ट्विस्टर्स में ऑलिट्रेशन होता है। एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ भी है, हर वर्ड का जो पहले लेटर का साउंड होता है, फिर से बोल रही हूँ, पहले लेटर का जो साउंड होता है उसे चेक कीजिए। हर वर्ड के पहले साउंड को हमने देख लिया। जब वो सेम साउंड रिपीट होता है, इसके बाद पोएम के अंदर कहाँ कहाँ है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो यहाँ पर स साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है। स्टॉप में स्लाउचिंग, सिट, स्ट्रेट, यहाँ पर स साउंड जो है वो रिपीट में है। उसके अलावा स्टॉप दैट सर्किंग, इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में स साउंड रिपीट हो रहा है। स्टॉप में, सर्किंग में स, तो स साउंड रिपीट हो रहा है। और दोनों ही एग्जाम्पल्स में हर शब्द के पहले लेटर का जो साउंड है हमने सब उसे ही देखा है। ठीक है, कोई भी दूसरे तीसरे लेटर का साउंड हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? ये होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन और इवेंट और थिंग।
बेसिकली हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल दिया लेकिन एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं अरे बाप रे, वो इंसान, उसकी हाइट तो बहुत ही ऊंची है, वो तो कुतुब मीनार जैसा दिखता है। अब कुतुब मीनार का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया ना कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी हाइट बहुत ऊंची है। ठीक है। तो जब इस तरीके से कंपेयर करके हम कोई किसी के बारे में बता रहे होते हैं तो उसे ही एल्यूजन कहा जाता है। यहाँ पर चॉकलेट केक इज माई एक्लीज हील। नाउ हु इज दिस एक्लीज? एक्लीज एक वॉरियर था जो ट्रोजन वॉर के अंदर था। ठीक है। और ट्रोजन वॉर में सबसे स्ट्रांग योद्धा, सबसे स्ट्रांग वॉरियर वो था। लेकिन उसकी जो हील थी, एड़ी, वो उसके पूरी बॉडी में सबसे वीक थी। और उसी एड़ी पर जब तीर लगा तो वो मर गया था, एकिलीज उससे मर गया। तो यानी उसकी कमजोरी जो थी एकिलीज की, वो थी उसकी एड़ी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अरे भाई चॉकलेट केक जो है ना वो मेरी एकिलीज हील है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? चॉकलेट केक मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है कि अगर मैं किसी से नाराज हूं और कोई मुझे चॉकलेट केक ऑफर करे तो मैं मान जाऊं, क्योंकि वो मेरी बहुत कमजोरी है। तो यही होता है एल्यूजन। इस पोम में एल्यूजन क्या है? मर्मेड इज अ वेल नोन इमेजिनरी क्रीचर। तो किस मर्मेड से कंपेयर किया गया है? मैंने आपको बताया था एरियल से। तो अपने आप को कैसे इमेजिन करिए? काश मैं मर्मेड होती, एरियल होती। यूज ऑफ फेमस फेयरी टेल कैरेक्टर रपेंजल। अपने आप को कैसे इमेजिन करिए? काश मैं रपेंजल होती और उसी की तरह एक टावर में रह रही होती। तो अपने आप को जिन कैरेक्टर्स के साथ ये इमेजिन कर रही है, और क्या रिप्रेजेंट हो रहा है इससे? फ्रीडम रिप्रेजेंट हो रहा है, आजादी। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? इट इज द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स दैट कम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड दो सेंटेंसेस हैव टू बी इन द सीक्वेंस। पोम के अंदर एनाफोरा क्या है मैं उससे समझाती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। स्टेंजा वन के अंदर डोंट बाइट, डोंट हंच, ये दोनों ही सेंटेंसेस एक के बाद एक आए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है। एक के बाद एक ही सेंटेंसेस आए हैं और दोनों के अंदर शुरुआती वर्ड क्या है? डोंट। स्टेंजा टू में भी है, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी। तो इसमें लाइंस में शुरुआत में क्या है? डिड यू, डिड यू। ठीक है। तो ये हो गया एनाफोरा। फिर से एक बार बता रही हूँ कि ये लाइंस जो हैं एक के बाद एक होनी चाहिए। अगर दो लाइंस के बीच में एक ब्रेक आ जाता है या एक और लाइन आ जाती है जिसके अंदर सेम स्टार्टिंग वर्ड नहीं अगर हो, तो उस केस में एनाफोरा नहीं होगा। और इसमें कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस का कोई लोचा नहीं है। मिनिमम 2 लाइन्स होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज एसोनेंस। एलिट्रेशन और एसोनेंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज, एक तो ये कि एसोनेंस जो है वो सिर्फ वावल साउंड्स रिलेटेड ही होता है। इट इज द रेपिटेशन ऑफ सेम वावल साउंड्स इन अ सेंटेंस। दूसरा ये, ऑलिट्रेशन के अंदर हम सिर्फ वर्ड के पहले लेटर के साउंड को देखते थे, वही सेम रिपीटेशन होना चाहिए। एसोनेंस में ये वावल साउंड शब्द के किसी भी लेटर का हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं शुरुआत का लेटर ही हो, सेकंड भी लेटर का साउंड हो सकता है, थर्ड का भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। फॉर्म में कहा है डोंट हंच योर शोल्डर्स, तो यहाँ पर भी ओ, डोंट में ओ, योर में ओ, शोल्डर्स में ओ, शो, तो वो ओ, तो ये ओ साउंड रिपीट हो रहा है। और देखिए वर्ड के बीच में कहीं पर इधर उधर ये साउंड आ रहा है। थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज, विल यू प्लीज, लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, इसमें भी ए एंड ओ ये साउंड रिपीट हो रहे हैं। सो इट इज एसोनेंस कि वो साउंड लेटर वर्ड के किसी भी लेटर का हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट लेटर का होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ये मेजरली 5 तरीके की इमेजरी होती है: दिखने वाली, सुनने वाली, टच, स्मेल एंड टेस्ट। तो इस फॉर्म में कौन सी इमेजरी है? इट इज अ विजुअल इमेजरी। तो इमेजरी ऐसी चीज होती है कि किसी को पढ़ के या रीड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी भी माध्यम से जब आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है। अब वो इमेज दिखने वाली इमेज है या सुनने वाली इमेज है या सूंघने वाली इमेज है, जिस भी तरीके की इमेज क्रिएट होती है वही इमेजरी कहलाती है, वही वाली इमेजरी हो जाती है। जैसे कि भाई चॉकलेट मॉल्टन लावा केक जब मैंने खाया तो क्या टेस्ट था, डिलिशियस। तो इसमें आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होगा। तो टेस्ट वाली को हम क्या बोलते हैं? गस्टेटरी इमेजरी। तो इट विल बी, आपके दिमाग में क्या इमेजिन हुआ? टेस्ट इमेजिन हुआ, तो गस्टेटरी इमेजरी। यहाँ विजुअल इमेजरी है तो
अपने आप को अमेंडा जिस भी तरीके से इमेजिन करती है, अपने आप को मरमेड की तरह इमेजिन करती है, ऑर्फन की तरह इमेजिन करती है और रेपेंजल की तरह इमेजिन करती है, तो वो हो गए हमारी इमेजरी। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर मैंने आपको पहले भी बताया है, इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन, कि जब दो ऑपोजिट चीजों में एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो उसे ही मेटाफर कहा जाता है। तो सूरज सुनहरी गेंद है, ये डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ। वहीं अगर कहा जाता है ये सूरज सुनहरी गेंद की तरह है, तो वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता, और ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन ही सिमिली होता है, और इसीलिए सिमिली में या तो एज लगता है या फिर लाइक यूज होता है। यहाँ पर मेटाफर हमारी पोम में क्या है, एमरल्ड सी, वो ग्रीन कलर को दर्शाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। साइलेंस इज गोल्डन क्या दर्शाता है, क्या डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर साइलेंस को बहुत ही ग्लोरियस दिखाया गया है कि साइलेंस तो सुनहरी होती है, गोल्डन होती है, किसी के भी मन की बहुत प्रिय होती है। और फ्रीडम इज स्वीट, व्हाई फ्रीडम इज सो स्वीट, क्योंकि जिस तरह मिठाई का स्वाद एकदम मीठा मीठा होता है और दिल खुश हो जाता है, वैसे ही फ्रीडम भी सेम वही एहसास देती है कि दिल खुश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और बहुत बढ़िया लगता है। सो दैट इज द डायरेक्ट कंपैरिजन। क्लियर? नेक्स्ट इज रेपिटेशन, इजिएस्ट पोएटिक डिवाइस है। कोई भी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस एज या पूरा का पूरा स्टैंजा एज इट इज जब रिपीट हो जाता है उसे रेपिटेशन कहते हैं। इस पोम के अंदर अमेंडा वर्ड जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है और एज इट इज, सो अमेंडा इज द रेपिटेशन इन दिस पोम। अब हमारी पोएटिक डिवाइसेस हो चुकी है कंप्लीट, और अब हम बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। एक चीज ये भी बता दूं बेटा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप इनको मान सकते हो, क्योंकि ये पीवाईक्यू से ही लिए हुए छाटे हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि कोई से भी रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिया, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टोन कैसी है, प्लेफुल भी है और बहुत सीरियस भी है। प्लेफुल इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो है कि मम्मी पापा डांट रहे हैं और यहाँ पर अमेंडा है जो ध्यान ही नहीं दे रही है और मजे से अपने मैं ये होती मैं वो होती उसमें लगी हुई है। सीरियस इसलिए है क्योंकि बचपन का एक ऐसा टाइम होता है जो एक बार चला जाता है तो चला जाता है, और वही बचपन का टाइम हमेशा हमेशा के लिए अमेंडा की जिंदगी से अब जा रहा है, तो इट इज वेरी सीरियस। The poem's tone reflects the internal conflict of the main character Amanda and the challenges of growing up. कि उसके अंदर जो जद्दोजहद चल रही है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अंदर जो एक जद्दोजहद चल रही है, परेशानी चल रही है कि यार कल तक तो सब ठीक था लेकिन आज ही मम्मी पापा इतना कुछ सिखाने क्यों लग गए हैं मुझे। तो ये जो परेशानी से जूझ रही है अमेंडा, इसी के बारे में बताया गया है इस पोम के अंदर। और यही वो चैलेंजेस होते हैं जो while growing up every single person faces। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does she dream to be an orphan। ये रपेंजल की तरह भी ड्रीम करती है, ये मर्मेड की तरह भी अपने आप को इमेजिन करती है, लेकिन ऑर्फन की तरह इमेजिन करना बहुत सीरियस है, इसीलिए इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसे ध्यान से देख लो। इसलिए बिकॉज शी थिंक्स, अमेंडा बिलीव्स दैट ऑर्फन्स लीड अ केयरफ्री लाइफ, क्योंकि उनके ऊपर हर वक्त कोई होता नहीं है ना उनको रोकने टोकने के लिए। तो यहाँ पर अमेंडा को लगता है कि ऑर्फन्स की लाइफ तो बहुत ही मजेदार होती है, वो जहां चाहे जा सकते हैं, और जैसे पतंग होती है, पतंग लूटने के लिए जो बच्चे होते हैं वो कैसे कहीं पर भी कूदते फांदते हुए चले जाते हैं। तो कई बार बच्चों को ये लगता है कि इनके पेरेंट्स नहीं, इनके घर बार नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे आर सो केयरफ्री। कोई उनको कहने के लिए नहीं है कि अरे लेट क्यों हो गया, जल्दी घर आना चाहिए था, है ना। अमेंडा भी अपने आप को ऐसे इमेजिन कर रही है कि मैं भी जहां चाहती वहां जा सकती थी, ये सोचे बिना कि मुझे कोई डांटेगा, है ना। सो देयर इज नो वन टू पेस्टर देम विद इंस्ट्रक्शंस। पेस्टर मतलब पीछे पड़े रहना अगेन एंड अगेन कि ऐसा क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, लेट क्यों हो गए, कहाँ गए थे, राइट। तो ऐसे करने वाला कोई नहीं होगा, कोई इंस्ट्रक्शंस देने वाला नहीं होगा। They can wander in a street and make patterns in the soft dust with their bare feet। और वो जहां चाहे सड़कों पे गलियों में जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, और धूल में अपने मतलब सॉफ्ट धूल जो होती है उसके अंदर अपने नंगे पैरों से अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ अमेंडा को ये नहीं पता कि इन्हीं गलियों में बहुत रिस्क भी हो सकती है, क्या हो अगर अमेंडा किडनैप हो जाए तो, राइट। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं इससे बच्चे अनजान होते हैं बिल्कुल, तो इसीलिए वो अपने आप को इतना फ्री इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। दे डोंट हैव टू क्लीन द शूज और रूम और डू द होमवर्क, कि इन अनाथ बच्चों को ना ही अपना कमरा साफ करने की जरूरत है, ना जूते पॉलिश करने की जरूरत है, और ना ही इन्हें कोई होमवर्क मिलता है। यहाँ अमेंडा इस बात से बिल्कुल अनजान है कि इन बच्चों के पास
या जो ऑर्फन्स होते हैं उनके पास साफ करने के लिए जूते कमरे होते ही नहीं है, और होमवर्क कहाँ से मिलेगा जब बेचारों को स्कूल तक जाने को नहीं मिलता। तो ये जो एक नेगेटिव या डार्क साइड जो है ना रियलिटी की, इसके बारे में तो अमेंडा को अंदाजा ही नहीं है। उसे, क्योंकि वो बच्ची है, नादान है, तो उसे सिर्फ इतना पता है ना इनको होमवर्क करना पड़ता है, ना रूम साफ करना पड़ता है, ना जूते साफ करना पड़ता है। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि इन बच्चों के पास साफ करने के लिए ना जूते हैं, ना रूम है, और होमवर्क करने के लिए जो स्कूल की जरूरत होती है वो स्कूल भी नहीं है। तो यहाँ पर अमेंडा की मासूमियत भी झलक रही है। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की तरह भी पूछा जा सकता है कि अमेंडा जो ऑर्फन बनना चाहती है, इससे उसकी इनोसेंस के बारे में क्या पता चलता है। तो ऑर्फन होने के जितने भी नेगेटिव पार्ट्स मैंने अभी भी आपको बताए हैं, यू कैन मेंशन ऑल ऑफ दोज पार्ट्स, कि ऑर्फन्स के पास उनका ध्यान रखने के लिए कोई होता ही नहीं है, देयर इज नोबडी to look after them. They don't have any school to go, they don't have any shoes to wear, and they don't have any room, they don't have any home where they can live. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। Now next question is, Amanda's parents were over anxious about her. She often found their instructions very stifling. Reading the poem and based on Amanda's experience, write a paragraph on the topic, should parents be allowed to control children? अब देखिए यहाँ पर ये है, आपसे ही पूछा गया है कि पेरेंट्स को क्या अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए क्या। तो देखिए, पूरा आंसर तो आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन तो है ही, मैं जल्दी से समझा भी देती हूँ। बेसिकली क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखना ही होता है ना। हर पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहते हैं, उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें परफेक्ट बनाना चाहते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन वो परफेक्ट बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, वो बच्चों की मासूमियत को खत्म करने लग जाते हैं। कई बार पेरेंट्स खुद अपने बच्चों पर इतना ज्यादा नाराज होने लग जाते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा डांट भी देते हैं। लेकिन यहाँ पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि बच्चा जैसे जैसे, कल तक वो एक बच्चा था, आज वो धीरे धीरे टीनेज की तरफ जा रहा है, कल को एडल्टहुड की तरफ जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना उसकी लाइफ में, वो ओवरनाइट नहीं होता, वो धीरे धीरे वो चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में। इसीलिए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी धीरे धीरे डालनी चाहिए। अगर एक बार में वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी गई ना, तो बच्चा उनको नहीं सीख सकता। और जब बच्चा सीख नहीं पाएगा तो पेरेंट्स इरिटेट होते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्या कमी है उनमें, हाँ, क्यों नहीं सीख रहे हैं, बाकी के बच्चों को देखो, आप बाकी के पेरेंट्स देखो अपने बच्चों से कितना खुश है। वो इसी तरीके से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं समझ पाते कि धीरे धीरे ये बच्चे सीख पाएंगे, राइट। और ये इरिटेशन की वजह से वो अपने बच्चों को डांटने भी लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का और पेरेंट्स का रिलेशन खराब भी होने लगता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को खराब ना होने दें। धीरे धीरे उन्हें चीजें सिखाएं। समय के साथ हर बच्चा सब चीजें सीख जाता है। और अपने बच्चों का भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए, उनका ट्रस्ट गेन करने की कोशिश कीजिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों का ट्रस्ट गेन कर पाते हैं, उस ट्रस्ट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, और ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है, और वो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर बेटा आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। आपको पता है मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करती हूँ, चाहे फिर मुझे कैसे भी सॉल्व करना पड़े, चाहे शॉर्ट बना के सॉल्व करना पड़े या कमेंट में ही उसका आंसर करना पड़े, जैसे भी। बट ऑलवेज मेक श्योर ऑलवेज टू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना, और मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।